नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दृष्टिकोण में। क्या कह के बुलाया जाए उन्हें, जियाउद्दीन पठान या ऑरलैंडो मोज़ेटो, गुमनामी बाबा या फिर सुभाष चंद्र बोस। जो भी व्यक्ति उनके बारे में जानता था के बारे में कुछ अलग ही कहानियां सुनाता था। वह ब्रिटिश साम्राज्य जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उसकी इंटेलिजेंस भी जिसका लोहा मानते थे। हम आप जैसे कपड़े बदलते हैं, जो व्यक्ति अपनी पहचान बदल लेता था। आइए बात करते हैं भारत के इतिहास के ऐसे ही एक रहस्य के बारे में। आइए बात करते हैं हमारी स्वतंत्रता संग्राम के उस सपूत के बारे में जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुभाष बाबू की। वही सुभाष बाबू जिन्होंने 21-22 साल की छोटी उम्र में ICS की परीक्षा पास की थी, फिर भी वो अपनी नौकरी छोड़ के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। 1938-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका ओहदा काफ़ी बढ़ गया था। वो एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे। अंग्रेज़ों को ये लग चुका था कि सुभाष कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं। सुभाष बाबू के ऊपर हिटलर का बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। हिटलर अपने आप को फ्यूहरर कहता था। फ्यूहरर जिसका हिंदी में मतलब होता है नेताजी। सुभाष बाबू भी अपने नाम के आगे नेताजी लगाते थे। हिटलर ने जर्मन लीजन आर्मी बनाई थी, सुभाष बाबू ने इंडियन लीजन आर्मी बनाई थी। अंग्रेज़ों को भी ये बात पता थी। 1940 में जब हिटलर लंदन पर बम गिरा रहा था, उस समय सुभाष बाबू को अंग्रेज़ों ने नज़रबंद कर दिया, लेकिन वो बहुत दिनों तक सुभाष बाबू को नज़रबंद नहीं कर पाए। सुभाष बाबू ने उन्हें चकमा दिया। उन्होंने एक मुस्लिम का वेश धारण किया और लगभग रात में 1:30 बजे गोमो गए। गोमो से कलकत्ता से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी। उस ट्रेन में जो बर्थ उनके नाम पे बुक थी, उसमें उनका नाम जियाउद्दीन पठान था। वो जियाउद्दीन पठान के नाम से कलकत्ता से पेशावर पहुँचे। पेशावर से नौजवान सभा के कुछ मेंबर्स ने उनकी हेल्प की और उन्हें काबुल पहुँचाया। काबुल में उन्हें एक इटालियन पासपोर्ट दिया गया। इस पासपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक इटली के नागरिक ऑरलैंडो मोज़ेटो का वेश धारण किया और सुभाष वहाँ से मॉस्को चले गए। बाद में वो जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट पहुंचे। जर्मनी की सेना के द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को उन्होंने एकत्र किया और नींव रखी इंडियन लीजन आर्मी की। इंडियन लीजन आर्मी को संगठित करने के बाद सुभाष इतने प्रसिद्ध हुए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही जापान में भारतीय सैनिकों को संगठित कर रहे रासबिहारी बोस, एक जापानी सैन्य कमांडर फ्यूजियामा और ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो मिलकर एक ऐसी ही आर्मी बना रहे थे, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इनका साथ मोहन सिंह नाम के एक कमांडर दे रहे थे। मोहन सिंह की गिरफ्तारी के बाद INA जैसे टूट सी गई थी। ऐसे में रासबिहारी बोस ने सोचा INA के अस्तित्व को बचाए रखना है। अगर भारत माता को स्वतंत्र कराना है, हमें किसी ऐसे कमांडर को इसकी बागडोर देनी होगी जिसका दिमाग बहुत तेज़ हो, जो कपड़ों से भी ज़्यादा भेष बदलता हो। सुभाष बाबू से बेहतर उनके पास क्या ऑप्शन था। उन्होंने सुभाष बाबू को बुलाया और सिंगापुर में उनको INA का नेतृत्व प्रदान कर दिया। सुभाष बाबू ने अपने पहले ही भाषण में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की ललकार भरी। अंग्रेज़ जिन भारतीय सैनिकों को अपनी तरफ से लड़वाने ले जाते थे, किसी भी आपदा की स्थिति में अपने भाग लेते थे, भारतीय सैनिकों को वहीं छोड़ देते थे। ऐसी ही एक मुठभेड़ बर्मा में हुई, जहाँ जापानी सैनिकों के सामने कई सारे भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिक छोड़ के भाग गए। इन सुभाष बाबू के प्रयास रहे। उन भारतीय सैनिकों के साथ न सिर्फ अच्छा व्यवहार हुआ, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी गई। ऐसे में बर्मा में फंसे उन सैनिकों के लिए सुभाष बाबू किसी भगवान से कम नहीं थे। 1944-45 में जनरल अय्यूब मलिक के नेतृत्व में INA ने अपना अभियान किया। बर्मा के रास्ते आज़ाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई और कोहिमा में पहली बार फौज ने अपना झंडा फहराया, भारतीय झंडा। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के कूदने के साथ ही जापान कमज़ोर होने लगा। जापान पर दबाव बढ़ने लगा। जापान की सेनाएं पीछे हटने लगीं। ऐसे में सुभाष बाबू की INA को मिलने वाला सहयोग खत्म हो गया। मजबूरी में सुभाष बाबू को पीछे हटना पड़ा। 18 अगस्त 1945 बम्बार्ड नामक जहाज़, जिसमें सुभाष बाबू सवार थे, ताईहोकू हवाई अड्डे पे उतरा, जो आज ताइवान का हवाई अड्डा है। सुभाष वहाँ पे उतरे। उन्होंने दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास जब यह जहाज़ उड़ने के लिए तैयार होता है, तो ये उड़ता नहीं। कुछ ही समय बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जापानी मीडिया का ये दावा था कि बम्बार्ड नामक जहाज़ जो ताईहोकू हवाई अड्डे से
कल शाम 4 बजे उड़ान भर रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। उनके भाई शरद चंद्र बोस ने इस बात को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जापानी ये कहानी बना रहे हैं, बल सुभाष बाबू अभी जिंदा है। विभाजन के बाद एक पाकिस्तानी कमांडर शहरयार खान ने अपनी एक किताब में इस बात को मेंशन किया था कि उनके मित्र, उनके ब्रिगेडियर मित्र जो कि उस समय आईएनए के सदस्य थे और उस समय ताइवान में मौजूद थे, उन्होंने ये दावा किया था उस प्लेन में सुभाष बाबू थे ही नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को मृत घोषित करने के लिए ऐसा स्वांग रचा था। इस बात पे मुहर तब और लग जाती है जब ताइवान सरकार ने भारत सरकार के एक पत्र के जवाब में यह बात कही। 18 अगस्त 1945 के 1 महीने पहले या 1 महीने बाद तक ऐसी कोई घटना ताइहोकू हवाई अड्डे के आसपास हुई ही नहीं थी। इस बात पे तो अंग्रेज़ों को भी भरोसा नहीं था। तभी 1946 में उन्होंने पहली फिगस कमेटी का गठन कर दिया। फिगस रिपोर्ट में बताया गया कि सुभाष बाबू विमान हादसे में बचे नहीं थे। उनकी सांसें तो चल रही थीं, लेकिन उनके शरीर पे बहुत गहरे घाव थे। उनका शरीर आधा जल चुका था। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो कोमा में चले गए और कुछ ही घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज के कुछ कमांडरों और जापानी सेना के कुछ अधिकारियों के सामने उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कराया गया और उनकी बची हुई अस्थियां टोक्यो के रेकोंजी मंदिर में भेज दी गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी सुभाष बाबू की मृत्यु पर से पर्दा उठाने की मांग की जाने लगी। तत्कालीन नेहरू सरकार ने एक शहनवाज पैनल का गठन किया। शहनवाज पैनल ने भी इस बात में हामी भरी कि सुभाष बाबू की मृत्यु विमान हादसे में हो चुकी है। शहनवाज पैनल की इस रिपोर्ट पर सुभाष बाबू के भाई सुरेश चंद्र बोस ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तब से यह विवाद तूल पकड़ता चला गया। मजबूरन सरकार को 1970 में फिर से जस्टिस जीडी खोसला पैनल का गठन करना पड़ा और इस पैनल ने पहली बार ये बात स्वीकारी कि शायद जो विमान हादसा हुआ था उस विमान हादसे में सुभाष बाबू थे ही नहीं। अगर सुभाष बाबू विमान हादसे के बाद जीवित थे तो वो थे कहाँ? इस बात के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने के लिए 1999 में भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग का गठन किया। यह आयोग भी इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा नहीं उठा पाया। हाँ, इस आयोग ने एक बात अवश्य कही कि अगर सुभाष बाबू 1945 के विमान हादसे में मृत हुए हों या नहीं, परंतु अब किसी आयोग का गठन ना किया जाए क्योंकि अब वह जीवित नहीं है। दोस्तों, मैंने बताया ना, जितनी मुँह उतनी कहानियाँ। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यह 24 मई 1964 को प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम यात्रा की है। मैं आपको एक व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं, जिनकी शक्ल, चश्मा, नाक नक्श सब सुभाष बाबू जैसा दिख रहा है। क्या ये सुभाष बाबू थे? ये अफवाह उड़ी थी कि ये सुभाष बाबू हैं। बाद में भारत सरकार और कांग्रेस ने खुद ये सुभाष बाबू जैसे दिखने वाले व्यक्ति का परिचय कराया। ये एक कंबोडियाई बौद्ध भिक्षु थे। इनका नाम भंते धर्मवारा बेलोंग महाथेरा था। तो चलिए, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, सुभाष बाबू 1964 में नेहरू जी की अंतिम यात्रा में नहीं आए थे, लेकिन वो थे कहाँ? मुखर्जी आयोग अपनी रिपोर्ट तो बहुत आराम से दे देता, लेकिन जो मामला फंसा वो था गुमनामी बाबा का। गुमनामी बाबा के बारे में जानने के लिए 2016 में अखिलेश यादव सरकार ने भी विष्णु सहाय पैनल का गठन किया, जिस पैनल के खुलासे चौंकाने वाले थे। मुखर्जी आयोग और विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट को माने तो गुमनामी बाबा बहुत ही प्रतिभाशाली मनुष्य थे। उन्हें हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली के अतिरिक्त जर्मन भाषा का भी बहुत बेहतरीन ज्ञान था। रिपोर्ट की माने तो वो 1970 के आसपास ही अयोध्या आए थे। सिविल लाइंस में स्थित लाल कोठी में वो काफ़ी दिन तक रहे थे। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को भी साफ इंगित किया है कि गुमनामी बाबा फैज़ाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी जगह देखे गए थे। अयोध्या के बगल में स्थित बस्ती जनपद की पुरानी बस्ती और हरैया मार्केट में भी उन्हें कई बार देखा गया था। हर साल 23 जनवरी को कुछ लोग उनसे मिलने आते थे। गुमनामी बाबा के साथ उनके कई शिष्य भी रहते थे। आश्चर्य करने की बात तो ये थी कि गुमनामी बाबा कभी सीधे किसी से मिला नहीं करते थे। कई लोगों ने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा था। दुनिया को ये बात पता तब चलती है जब 18 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा की मृत्यु हो जाती है। अयोध्या के गुफ्तार घाट पे गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद उनके शिष्यों में ही उनके सामान को लेकर मतभेद हो जाती है। विवाद से ये बात उठती है और पूरे देश में फैल जाती है, क्योंकि गुमनामी बाबा के सामान में ऐसी चीज़ें थीं जो इस बात की ओर इशारा कर रही थीं, या तो वो खुद सुभाष चंद्र बोस हैं
या सुभाष चंद्र बोस से उनका कुछ लेना देना जरूर है। बक्से में 2 रोलेक्स की घड़ी थी, कुछ अंग्रेज़ी, कुछ जर्मन, कुछ हिंदी, कई सारी पेपर्स की कटिंग थी। जापान के भी न्यूज़पेपर्स रखे थे। ये बात जब उनकी भतीजी ललिता बोस को पता चली तो दौड़ी दौड़ी अयोध्या आई और इन सामानों को देख के रोने लगी। ऐसे में ना मुखर्जी आयोग, ना विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट, कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। सुभाष बाबू ने एमाइल शेंकेल नाम की एक जर्मन महिला से विवाह किया था। उनसे उनकी एक पुत्री भी है जो आज भी जीवित है। उनका नाम अनीता बोस फाफ है। अनीता बोस फाफ ये मानती हैं कि उनके पिता की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में ही हो गई थी, क्योंकि उनकी मां ने उन्हें ऐसा बताया था। बीते कुछ दिनों पहले ही उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो भारत सरकार से यह निवेदन कर रही हैं कि रेकोंजी मंदिर में रखी अस्थियों को कम से कम भारत लाया जाए। उनके पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए आहूत कर दिया, कि अस्थियों को तो कम से कम इस देश की मिट्टी नसीब हो। भारत सरकार भी अस्थियों को लाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में कई PIL फाइल हुई है कि उन अस्थियों को ला के क्यों नहीं एक DNA फिंगरप्रिंटिंग कराई जा रही है, क्यों नहीं बोस फाफ के DNA से उन्हें मैच कराया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक इस रहस्य से इतना ही पर्दा उठ पाया है। जहाँ उनकी सगी बेटी ये मानती हैं कि वो विमान हादसे में ही मारे गए थे, दूसरी तरफ उनके भाई की पीढ़ियाँ जो इस समय भारत में ही रहती हैं, वो ये मानने को कतई तैयार नहीं कि उस विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू शहीद हो गए थे। जिस व्यक्ति ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उसे अभी तक हम वो स्थान नहीं दे पाए हैं। केवल उसके नाम से कुछ स्टेडियम बना लेने से, कुछ रोड बना लेने से, कुछ चौराहे बना लेने से हम उसे श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। अगर वो गुमनामी बाबा थे तो आखिर एक स्वतंत्रता सेनानी को ऐसी गुमनामी वाली ज़िंदगी क्यों जीनी पड़ी? ये बात कभी और करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस भी तरीके से आप भारत सरकार तक यह बात पहुंचा सकते हैं, ज़रूर पहुंचाएं कि सुभाष बाबू को जो ओहदा अभी तक नहीं मिला, जो रहस्य जिससे आज तक पर्दा नहीं उठा, उस रहस्य पर से पर्दा उठाने का अब वक्त आ चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।